नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। अजमेर नगर निगम में कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा किया। महापौर बृजलता हाड़ा की कार्यशैली को लेकर पार्षद नाराज हैं। 21 अप्रैल को होने वाली सभा में प्रस्ताव नहीं लेने का आरोप लगाया गया है। तो कांग्रेस पार्षदों ने महापौर के कक्ष में भजन भी किया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब कांग्रेस पार्षदों ने महापौर के कक्ष में भजन किया। महापौर के कक्ष में उस वक्त महापौर मौजूद नहीं थी और अब तमाम कांग्रेस पार्षद धरने पर बैठ गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रशेखर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्षद इस वक्त धरने पर बैठ गए हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो पिछले लंबे समय से साधारण सभा का आयोजन नहीं किया गया था, नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद में अब साधारण सभा आयोजित की जा रही है। लेकिन उसके पहले कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों ने मेयर जो बृजलता हाड़ा है उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों का साफ तौर पर आरोप है कि जो 21 अप्रैल को जो साधारण सभा होनी है उसको लेकर के अभी तक उनसे किसी भी तरह का प्रस्ताव नहीं लिया गया और बिना उनके प्रस्तावों के ही एजेंडा जो है वो जारी कर दिया गया है। पार्षदों का ये भी कहना है कि ये जो साधारण सभा होनी है यह सिर्फ मेयर जो है अपना स्तर पर बजट पास कराने के लिए साधारण सभा को आयोजित कर रही है। इससे जन सरोकार को कोई लेना देना नहीं है। पार्षदों ने यहाँ तक भी आरोप लगाया है कि बात चाहे अजमेर उत्तर की हो या अजमेर दक्षिण की हो, पार्षदों का कहना है कि किसी भी वार्ड के लिए जो मेयर है वो ध्यान नहीं दे रही है और लगातार जो क्षेत्रवासी हैं वो परेशान होते जा रहे हैं। जी प्रियंका। जी चंद्रशेखर, तो तमाम बड़े आरोप लगाए गए हैं इस वक्त महापौर पर और उनके कक्ष में जाकर पार्षदों ने भजन भी किए हैं। क्या कुछ कहना है फिलहाल इन तमाम चीजों पे महापौर का? क्या उनकी ओर से कोई बयान अब तक सामने आ पाया है? देखिए, महापौर की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आ सका है सामने। ना मेयर जो है, महापौर जो है बृजलता हाड़ा, वो अपने कक्ष में भी मौजूद नहीं है। पार्षदों ने पूर्व में ही चेतावनी दी थी कि 4 दिन तक लगातार अवकाश है। उससे एक दिन पहले एजेंडा जो है वो जारी किया गया और अब आने वाले 2 दिनों के अंदर साधारण सभा आयोजित की जाएगी। पार्षदों ने कहा कि यदि हमें प्रस्ताव के बारे में नहीं पता होगा, एजेंडे के बारे में हमें नहीं पता होगा या हमसे कोई प्रस्ताव नहीं लिए जाएंगे तो हमारी साधारण सभा के अंदर उपयोगिता क्या रहेगी। तो माना ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और जो निर्दलीय पार्षद हैं वो साधारण सभा का विरोध भी कर सकते हैं आने वाले समय में और उग्र तरीके से। जी चंद्रशेखर, आपने बताया कि आने वाले दिनों में सभा का विरोध भी कर सकते हैं और इस समय धरने पर बैठे हुए हैं तमाम पार्षद। आगे क्या कुछ रणनीति है उनकी? हमले को लेकर के जो कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद हैं ये उपायुक्त के पास में, आयुक्त के पास में भी गए थे, लेकिन वो भी अपने कक्ष में मौजूद नहीं थे। कांग्रेस पार्षदों ने उनके गेट के ऊपर भी जो उनका ज्ञापन था वो चस्पा किया है। उसके बाद में मेयर के कक्ष में आए, वो वहां नहीं मिले। उसके बाद में उन्होंने वहां पर रामधुनी भी गाई और उनकी सद्बुद्धि की बातें भी कही। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक भी मेयर जो है वो निगम नहीं पहुंची है। पार्षद एकत्रित हुए हुए हैं और लगातार धरने पर बैठकर अपनी जो मांगे हैं उनके वो मांग रहे हैं। जैसा कि चंद्रशेखर, महापौर की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए हैं। पार्षद इसको लेकर नाराज हैं। क्या कहना है पार्षदों का? क्यों नाराज हैं ये कार्यशैली को लेकर? देखिए, पिछले लंबे समय से यदि बात की जाए, करीब 1 से सवा साल का समय बीत चुका है जो महापौर है बृजलता हाड़ा उनको। उसके बाद से शहर के अंदर जो अतिक्रमण हो रहे हैं, अवैध तरीके से जो निर्माण हो रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो पुरजोर तरीके से नहीं हो रही है। कार्रवाई की यदि बात की जाए तो खाना पूर्ति की जाती है, किसी ठेले संचालक पे कार्रवाई हो जाती है या किसी छोटे व्यापारी के ऊपर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन जो बड़ी बिल्डिंग है अवैध रूप से बन रही है, जिनका नक्शा पास नहीं है, उनके खिलाफ अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं तो महापौर के कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं और तमाम कांग्रेसी पार्षद इस वक्त खासा नाराज भी नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। वो भी इनके गले के फांस जो केवल पार्षदों से साइन करवाना चाहते हैं। पार्षदों से साइन करवा के करोड़ों का बजट पास करवाना चाहते हैं। पार्षद को तो ऐसे समझ रखा है कि केवल साइन कर दे और करोड़ों का पैसा वैसे ही हो जाए। आज उसमें ऐसे ही प्रस्ताव है
सारे के सारे जो प्रस्ताव है सिर्फ इनके खुद के उसके हैं और न जनहित का एक भी ऐसे जनहित के मुद्दे का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। इसलिए हम सबका ये विरोध है। हम जीसी के विरोध में नहीं है कि जीसी नहीं होनी चाहिए, हम तो पिछले 1 साल से कह रहे हैं जीसी होनी चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जनहित के मामले सम्मिलित करते हुए जीसी होनी चाहिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक महिला की लाश मिली है। पति ने फोन कर पुलिस को इसकी जानकारी दी। महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है ससुराल पक्ष पर, तो ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए गए हैं। प्रतापनगर थाना इलाके के सेक्टर 8 की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर महिला की लाश मिली है, तो फिलहाल परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए हैं। आपको जानकारी दे दें, पति ने फोन कर पुलिस को इसकी जानकारी दी है। सहयोगी विष्णु इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ जानकारी, क्या है पूरा मामला? देखिए, जो मामला है ये प्रतापनगर इलाके में सेक्टर 8 का है, जहाँ पे आज सुबह प्रतापनगर थाने को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला जो है उसकी लाश कमरे में मिली है और महिला जो थी घर में अकेली थी और ये जो सूचना थी वो उनके पति के द्वारा ही दी गई थी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जब जो लाश थी महिला की वो संदिग्ध नजर आई और पुलिस ने ऐसे में महिला के जो परिजन थे उनको भी सूचना देकर मौके पर बुलाया। इसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि इस महिला का जो है मर्डर किया गया और दहेज के लालच में पति ने ही पत्नी की हत्या की है। ऐसे में जब पूरा मामला संदिग्ध लगा तब पुलिस ने पूरे मामले की जांच के लिए एफएसएल टीम को वहां बुलाया, भी एफएसएल टीम से मामले की जांच कर रही है और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि ये मामला हत्या है या आत्महत्या से जुड़ा हुआ मामला है। जी बिल्कुल विष्णु, अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ये खुलासा हो सकेगा कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। नौगांव से ये बड़ी खबर, जहां पर दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई है। कार में रखे 9 लाख रुपए बदमाश लेकर फरार हो गए। बाइक सवार लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया है। तो नौगांव से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। और आपको जानकारी दे दे, कार में 9 लाख रुपए रखे हुए थे, जिन्हें लेकर बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। और उधर बीकानेर में विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लग गई। तेज गर्मी के चलते बताया जा रहा है कि आग लगी। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लालगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर की ये घटना है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। बीकानेर से ये खबर है, जहां पर तेज गर्मी के चलते अचानक से विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लग गई। तो मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और कर लेते हैं अगली खबर का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश की मौजूदा स्थिति पर देश के नागरिकों के नाम एक खुला पत्र लिखा है और इसमें कहा गया है कि विपक्षी दल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। राजस्थान के करौली में हुई हिंसा पर चुप्पी साध लेते हैं। 4 राज्यों के परिणाम वोट बैंक की रणनीति वाले दलों की आंखें खोलने के लिए काफी है। देश का युवा अवसर चाहता है, अड़ंगे नहीं। विकास चाहता है, विभाजन नहीं। 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने गौ हत्या पर प्रतिबंध की मांग को लेकर संसद भवन की ओर कूच कर रहे साधुओं पर गोलियां चलवाई। 84 में राजीव गांधी ने कहा कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। गुजरात, मुरादाबाद, भिवंडी, मेरठ के दंगे, कश्मीर घाटी में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, भागलपुर दंगे, इस तरह के कांग्रेस के शासनकाल में दंगों की एक लंबी सूची है। दलितों और आदिवासियों पर कांग्रेस शासन ने अत्याचार किए। कांग्रेस ने संसद के चुनाव में बाबा साहेब अंबेडकर को हरवाया। बंगाल और केरल की हिंसा और वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार गवाह है कि ये राजनीतिक दल लोकतंत्र को किस तरह देखती है। महाराष्ट्र में 2 कैबिनेट मंत्री भ्रष्टाचार, हफ्ता वसूली और असामाजिक तत्वों से रिश्ते रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए। क्या ये चिंता की बात नहीं? पिछले 8 साल में देश की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। पीएम मोदी की अगुवाई में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर आगे बढ़ रहा है। मेरी विपक्षी दलों से अपील है कि वे विकास की राजनीति को बढ़ावा न दें।
तो ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उधर रीट लीक्स मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का इस पर बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है राजस्थान सरकार केंद्र की आंख की किरकिरी बनी है। राजस्थान सरकार टारगेट पर है। हम राजनीति में लड़ने से डरते हैं, ना मरने से। हिंदुस्तान में विपक्ष की जहां भी सरकारें हैं वहां पर ऐसी कौन सी सरकार बची है जहां ईडी नहीं पहुंची? सब जगह ईडी पहुंच गई। ये पहले से तय था कि केंद्र की बीजेपी सरकार की आंख की किरकिरी बनी हुई है राजस्थान की सरकार। अब राजस्थान की सरकार तो हमले के टारगेट पर है और आप इस बात को जानते हो। अब ये जो मुकाबला पूरे देश में शुरू हो गया वो इतना जबरदस्त है कि केंद्र सरकार के पास कोई न्याय मांगने जाने लायक भी नहीं रहा। अब जो लोग केंद्र सरकार से न्याय मांगने कौन जाएगा? आज तक तो केंद्र सरकार की भूमिका ये होती थी कि केंद्र सरकार बड़े भाई की, पिता की भूमिका देश में निभाती थी। पहली बार ऐसा हुआ है जब लोग जिनसे उम्मीद करते हैं न्याय की, वो खुद अपनी संस्थाओं को राज्यों में भेजते हैं, इंटरफेयर करते हैं। राजनीति में जब आए हैं तो राजनीति में ना लड़ने से डरते हैं, ना मरने से डरते हैं। नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टरों की टीम ने अपना पहला लाइव डोनर लीवर ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया है, जो अस्पताल को उत्तरी भारत के शीर्ष मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर्स में से एक बनाता है। लीवर प्राप्तकर्ता एक 55 वर्षीय रोगी है जो लीवर फेल्योर से पीड़ित थे और मरीज के जीवन को बचाने के लिए लीवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प था, जिसके बाद मरीज की नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लीवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी की गई, जहां डॉक्टर संजय गोजा, डॉक्टर मनोज सिंह, डॉक्टर सौरभ कालिया के नेतृत्व में टीम द्वारा इस अत्याधिक जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया, जिसमें 12 घंटे से भी अधिक का वक्त लगा। जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है पुरुषोत्तम जी, ये करीब 2 साल से हमारे फॉलोअप में थे और पहले तो सब ठीक था, लेकिन अभी कुछ महीनों से उनमें कॉम्प्लिकेशंस होने लगे, लिवर फेलियर होने लगा। तो अब हमने उनको लिवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी और उनकी पत्नी और उनका भाई का जो लिवर था वो तो मैच नहीं कर पाया, परंतु भाग्यवश उनकी जो डॉटर हैं वो आगे आई और उन्होंने अपना लिवर देने की स्वेच्छा जाहिर की और भाग्य से उनका जो लिवर है वो पूरी तरह से मैच कर गया और ट्रांसप्लांट के बाद अब मरीज और जो डोनर है वो बिल्कुल घर में हेल्दी हैं। तो यहाँ पर मैं एक ये लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि अगर लिवर ट्रांसप्लांट की सलाह उन्हें दी जाती है तो वो घबराएं नहीं। इसके कॉम्प्लिकेशंस आजकल बहुत कम हो गए हैं, सक्सेस रेट अच्छा है और इसकी जो ट्रांसप्लांट कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम हो गई है और लोगों को हमेशा अपना जीवन है वो स्वस्थ व्यतीत कर सकते हैं ट्रांसप्लांट के बाद भी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।